बहुत कम उम्र में मैंने बैंक को ज्वाइन किया, 16 साल की उम्र में। उसके बाद में एक तवील अरसे के बाद 2-3 बैंक काम किया। पहले आंध्रा बैंक में 14 साल था, गल्फ़ में 22 साल रहा मुख्तलिफ बैंकों में। इस दौरान बीच में मैंने बैंकिंग का जब एहसास हुआ कि ये सही चीज़ नहीं है या यहाँ पर जो सो कोई दूसरी मुलाजिमत होना चाहिए, तो मैंने एक एक्सचेंज कंपनी ज्वाइन की। एक्सचेंज कंपनी में जाके देखा कि यहाँ पर भी सूद का ही निज़ाम है, तो वापस बैंक में इस इरादे से गया, इस नीयत से गया कि मैं समझूं कि क्यों हराम है, कन्वेंशनल बैंक में और इस्लामिक बैंक में क्या फ़र्क है। पहला सवाल जो मेरे बैंक में काम करने से पहला सवाल मेरे पास जहन में ये आता था कि ये कैसे हो सकता है कि हराम है। हराम और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि नफ़ा नुकसान। कई साल मैंने जैसे रूरल एरियाज़ में जो सो काम किया था बैंक में, और वहाँ पर 4% के हिसाब से जो सो लोन दिया करते थे। डिपॉजिट 6% लेते। रूरल एरियाज़ के अंदर गरीबों को, तरकारी वालों को, मंडी वालों को 4% पे लोन देते हैं। शहर में जो सो 15% से देते हैं। तो ये भी तो नफ़ा नुकसान हुआ कि एक ब्रांच नफ़े में है, एक नुकसान में है। शुरुआत मेरे यहाँ से हुई। उसके बाद में सफ़र चलता रहा, सोचता रहा, लोगों से सीखता रहा। फिर जब बैंक में आया तो बैंक में कोशिश किया कि कम से कम जो सो सूद को कम किया जाए। तो मैंने एसेट्स की तरफ का डिपार्टमेंट में काम किया, जहाँ पर लोन दिया जाता था। वहाँ से निकल के मैंने डिपॉजिट्स की जगह काम किया। फिर डिपॉजिट्स डिपार्टमेंट से निकल के मैंने फ़ीस यानी कमीशन वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें काम किया। जैसे रेमिटेंस वगैरह हो, बाहर से पैसे आएँ तो कमीशन मिलता है, तो उस डिपार्टमेंट में काम किया। फिर उसके बाद में फिर एक और जहन में आई कि इसको छोड़ के इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो फिर म्यूचुअल फंड्स, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि 2006 में, जबकि म्यूचुअल फंड्स इतने आम नहीं थे, मैंने उसको देखा और उसके बाद में उसको कंपेयर किया कि जो सो इंटरेस्ट, जैसे जो फिक्स डिपॉजिट होता है या जो एनआरआई का जो सो डॉलर डिपॉजिट होता है, इसमें फ़र्क क्या है और इसमें क्या ज़्यादा मिल सकता है। ये देखकर समझ में आया कि बेहतर ये है कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, डिपॉजिट से बेहतर है। जब लोगों को बताया ये तो लोग खुश हुए कि उस वक्त मैं समझता हूँ बैंक डिपॉजिट में जो सो 8% मिलता था और क्या नाम इन्वेस्टमेंट में 12% 15% के करीब था। तो लोग खुश हुए, मुझे इनकरेजमेंट मिला। फिर उसके बाद में फिर एक अरसे के बाद मैंने सोचा कि छोड़ना चाहिए। ये कब तक करेंगे, छोड़ के नौकरी छोड़ के, अच्छी खासी मेरी पोजीशन थी, गल्फ़ में 22 साल था, वो छोड़ने थे मुझे, क्योंकि मेरे पास तजुर्बा था। एक यूनिक एनआरआई सर्विस का एक्सपैट्रिएट सर्विसेज डिपार्टमेंट कायम किया मैंने 3 बैंक के लिए। ओमान इंटरनेशनल बैंक में तकरीबन 60 ब्रांचेस थे, वहाँ पर किया। सऊदी फ्रांसी बैंक में गए, वहाँ पर काम किया। फिर दोहा में काम किया इसी तरह का, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बन गया था। बस जहन में एक बात आई कि ये नशा है, तुम्हारी बात अच्छी हो रही है। तो जहाँ नशे की बात आती है कोई काम में, तो फिर उसमें मलगूज हो जाता है आदमी, जिससे इन्वॉल्व हो जाता है। एक बार उसको काटा, जहन से काटा, और मैं बोला मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा जनरल मैनेजर ने कहा क्यों जा रहे हैं, नौकरी है क्या तुम्हारे पास? मैं बोला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो ताज्जुब क्या, बगैर नौकरी के तुम छोड़ के जा रहे हैं? मैं बोला हाँ। तो 2006 में मैंने आके सेंसिस शुरू किया। जब 2006 में जब आया मैं, तो क्योंकि बैंक में काम किया हुआ था मैं, जहन में एक चीज़ थी, हुकूमत के खिलाफ रेगुलेटर के बगैर, लाइसेंस के बगैर, परमिशन के कोई काम नहीं करना चाहिए। 2006 में जब आया तो लाइसेंस का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की कोई तरकीब ही नहीं थी, कोई था ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं था। मैंने आरबीआई से लाइसेंस लिया एक्सचेंज कंपनी का। क्यों? इसलिए कि लोग पैसा जब देते हैं, भरोसा करके देते हैं, तो जो है सो किसी रेगुलेटर का जो है सो सर पे साया होना चाहिए। इसी तरह आरबीआई का रेगुलेशन लेके एक्सचेंज कंपनी चला। लेकिन दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते म्यूचुअल फंड में गया। 2013 के अंदर सेबी पहली मरतबा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का लाइसेंस देना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह सेंसेज पहली कंपनी है जिसको सेबी ने परमिशन दिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। फिर इस दौरान चलते चलते जब मैं देखा कि उस वक्त मैं समझता हूँ 2006 के अंदर एक ही टाटा म्यूचुअल फंड था जो शरिया था के बराबर था। हर किसी को जब पोर्टफोलियो देता, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनको इस टाटा म्यूचुअल फंड का उसके अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह डॉक्टर जैसा गोली देता है। मैंने टाटा एथिकल फंड का जो है सो उनके पोर्टफोलियो में एंटर किया और बताते रहा कि मेरा इरादा यह है कि शरिया और नॉन शरिया को दोनों को कंपेयर करें आप। 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह टॉरस म्यूचुअल फंड आया। उससे पहले 2008 में इसी हॉल में
मैंने इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस की थी, जो शायद इससे पहले भी, महीना भर पहले भी आपने सुना होगा। डॉक्टर शारिक निसार यहाँ पर थे, और उस वक्त जब मैं बात करा इन्वेस्टमेंट की, 2009 के अंदर जो है टॉरस म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, 2009 के अंदर एक निपॉन इंडिया शरिया ETF लॉन्च हुआ, उसमें भी मेरी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उसके बाद में 2009 के बाद में 2024 तक कोई 15 साल तक कोई म्यूचुअल फंड नहीं आया, लेकिन हर वक्त मेरी कोशिश यही रही है कि म्यूचुअल फंड जो शरिया कंप्लायंट हो आए, क्योंकि जैसे मैं बताया कि उसमें शरिया और नॉन शरिया दोनों काम करता था, क्योंकि एक ही म्यूचुअल फंड था। 2000 लेकिन रात भर बैठ के काम करता था कि इसको हल निकालें, किसी और को पैसा डाले अगर, तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड डालने से नहीं होता, किसी का अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो नहीं हो सकता। रात भर बैठ के काम करता था। जहन में एक ख्याल है, कब तक बोलता रहेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं। जब बुला लूं तो जब भी यही कहा कि मैं कोशिश करता था। बस उस वक्त मैंने यकीन जाने रात के 1 बजे जितने कस्टमर्स थे सबको ईमेल लिखा कि 3 महीने का टाइम देता हूं मैं, आप जो शरिया कंप्लायंट में कन्वर्ट करना चाहे करें, नहीं तो छोड़ दें और आप बाहर जा सकते हैं। बस अल्लाह ताला ने उस कुव्वत को उसको कायम रखा, मैं आगे बढ़ता गया। इंडस्ट्री के अंदर सिवाय मेरे कोई बात नहीं करता शरिया कंप्लायंट की। जब मैंने बात किया तो 15 साल में इंडस्ट्री के 44 कंपनीज जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो मुझे इसकी मेरी शनाख्त उनके सामने ऐसी होती है कि शब्बीर, तो वो कहता है कि जब मुंह खोलता है वो शरिया कंप्लायंट की बात करता है। ये था 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वांटम एथिकल फंड लेके आए और पिछले महीने लॉन्च हुआ, बड़ी कामयाबी रही अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का सबका साथ था, और उसके बाद में लोगों को बताना शुरू किए तो पिछले महीने में क्वांटम में तकरीबन 37 करोड़ का जमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि जो टॉरस आया था उसमें 2009 में आया था तो 23 करोड़ जमा हुए थे, और उम्मीद है कि क्वांटम म्यूचुअल फंड ये जो आया है, ये मार्च से पहले मेरी पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह 100 करोड़ जमा होंगे। दुआ करिए आप लोग भी, और भी आपने स्वीकार किया। एक सबसे बड़ा मसला जो जैसा मुफ्ती अजहर साहब ने बताया कि लोग कैसे यकीन करें कि जो दूसरी कंपनियों में और आपकी कंपनी में क्या फ़र्क है। जैसे मैं आपको बताया, जब मैं 2006 में आया तो मुझे रेगुलेटर के बगैर कोई काम नहीं करना चाहता था, और उसकी आज आपको एक यहाँ पे बताता हूँ कि सेंसेज या कोई दूसरी कंपनी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये हमारा सर्टिफिकेट है जो लाइसेंस मिला है सेबी से 2013 में। जैसे मैं आपको बताया कि पहला लाइसेंस है जो एडवाइज़र को दिया गया। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हम रेगुलेशन के अंदर काम करें तो कितने हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, क्या क्या हमारे पे पाबंदियाँ होती हैं। यहाँ अब आप देखें अगर ये तो वेबसाइट, ये वेबसाइट का लेफ्ट के ऊपर तो सर्टिफिकेट हमारी, राइट साइड के ऊपर जो पीले में दिख रहा है ये सब सर्टिफिकेट नंबर, कंपनी का नंबर, कब रजिस्ट्रेशन करवाया, कब ख़त्म हो रहा है, कंपनी का नंबर, और उसके बाद में फिर नीचे अगर आप देखें तो सेबी का सबसे करीब लाइसेंस, सबसे करीब ब्रांच जहाँ पर है उसका भी एड्रेस देना पड़ता है। अगर जितने ब्रांचेस है सबका एड्रेस, टेलीफोन नंबर देना पड़ता है। ये सेबी और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये कोई आमतौर से जब हम ईमेल करते हैं तो सिर्फ लिख देते हैं कि शब्बीर की तरफ से या जो भी लिखते हैं। यहाँ पर इतने तफसीलात देने पड़ते हैं कि कंपनी का नाम, कहाँ पर एड्रेस है, और बगैर उसमें से कोई एक चीज़ रह जाए तो हमारे को जुर्माना हो सकता है, हमारा लाइसेंस चला जा सकता है। बताने का मकसद ये है कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के अंदर हम काम करना पसंद करेंगे, लेकिन हम जो है सो कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसके बरक्स मुझे कोई झिझक नहीं है बताने की, और आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं उस नाम को, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैंने उस जगह से काम किया। हीरा गोल्ड का नाम आपने सबने सुना होगा, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं होगा। पैसे लगाए हैं 25,000 करोड़ कहते हैं, कोई उससे ज़्यादा कहता है। लेकिन जब मेरे पास एक शख्स आया और बोला कि मैं जैसे पैसे डाल रहा हूँ उसमें और जैसे मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा मिला, मैंने बोला गलत है ये। तो बोले नहीं बहुत अच्छी कंपनी है, आप देखिए वेबसाइट पर। जब वेबसाइट पर जाके देखा मैं, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं,
वेबसाइट के ऊपर गया तो बोले कि लाइसेंस तो सुबह उनके लाइसेंस वेबसाइट पे देखिए। वेबसाइट पे जब मैं लाइसेंस के लिए पूछा तो उन्होंने पैन कार्ड बताया था, उसका मतलब ये पैन कार्ड है। दूसरा उसके बाद में जो दुकानों के अंदर बल्दिया का लाइसेंस होता है वो बल्दिया का लाइसेंस नंबर था। तीसरा उन्होंने थी कंपनी उनकी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी जो भी शेयर सर्टिफिकेट बताया, और शेयर सर्टिफिकेट के अंदर नीचे लिखा हुआ था कि शेयर सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड है, उसके बाद में बेकार हो जाएगी। 25-20 हजार करोड़ जमा किए गए, लेकिन आज 18 साल के बाद 15 साल के पास हमारे पास हम आगे 2 वजह से नहीं बढ़े। एक ये कि हम लोग हमारे मुसलमान पैसे नहीं डाल रहे क्योंकि मालूम नहीं है उनको, हर एक को उसी नज़र से दिखते हैं। दूसरी ये है कि क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, हम कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते, गलत चीज़ कोई नहीं कर सकते। आसान रास्ता हमने नहीं चुना, हमने बहुत मुश्किल का रास्ता चुना, लेकिन कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में होते, इस मुल्क के दायरे, कानून के दायरे में रहते हुए हमने चला। और आज इतनी मेहनत के बाद हमारी कोशिश हर वक्त यही रही कि आपको सही चीज़ बताएं और हम लोगों को सरमायाकारी में आप लोगों का पैसा लगाएं। वेबसाइट के ऊपर ये एक देखिए, आपको शायद दूर से नहीं दिखा है, लेकिन आपको जीरो बोर्ड आसानी से पढ़ा जाएगा। ये वेबसाइट के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाते ही आपको बताना ज़रूरी है। इसमें यह है कि शिकायत ये महीने में कितनी आई, कंप्लेंट्स कितने आए, पिछले महीने में कितने हुए हैं, कई साल का आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कई साल का हमारे को बताना पड़ता है कि कोई एक कंप्लेंट भी आया तो। ऑडिट, पूरी ऑडिट बैलेंस शीट हमने सबमिट की है नहीं है, ये पूरा बनाना पड़ता है, तकरीबन 10 साल का या 5 साल का जब तक का था। तो इस तरह ट्रांसपेरेंसी होती है, बताते हैं हम और उसका नहीं। अब इस चीज़ को आपको जहाँ पर भी आपने नुकसान उठाया है वहाँ से आप पूछें कि आप क्या ये सब चीज़ दिखे, कोई रेगुलेटर के अंदर थे क्या? वो जितने कंपनी से कोई रेगुलेटर के अंदर नहीं थे। हमारे लोग पैसे जब जमा करते हैं तो बाहर से आते हैं, मैं कुछ बगैर किसी उसके बता रहा हूँ, मैं कि मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं। इसमें यहाँ पर आपको 500 रुपये अगर इन्वेस्ट करो बोले तो पीछे हटते हैं, लेकिन जब कोई बताता है कि जैसे मैं बाहर से आया, मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जैसे फार्मेसी की दुकान कर रहा हूँ या कोई और कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, तो हाँ तो आप अच्छी तरीके से करें ना, ठीक है मेरे पैसे लगाता हूँ, तो आप 5 लाख देंगे, मेरे को 10 लाख लिए जमा कर लेते हैं। क्या मामलात में आपने एग्रीमेंट किया है उनसे? कुछ नहीं किया। रिस्क वहाँ पर नहीं सोचते हैं। उसकी वजह क्या है? पहली वजह एक बताता हूँ मैं। अभी 2 दिन पहले किसी से पूछा मैंने, आप अगर 1 लाख लगाए पैसे तो आपको वापस कितना पैसे चाहिए? मेरे को 1 लगाया तो मेरे को कितना आता? तो बोला 1 लाख लगाने के बाद आपको क्या उम्मीद रखना आप पैसे की? 10 नहीं तो कम से कम 5,000 तो आना चाहिए। 1 लाख लगाने के बाद महीने को 5,000 तो आना चाहिए। तो मैंने कहा 5,000 का मतलब है महीने को 5,000, तो हिसाब करके बताइए साल में कितने हुए? साल के 60,000 हुए। तो 1 लाख के ऊपर 60,000, तो उसका मतलब है कि 60% आपने मुनाफे की उम्मीद रखी है। कोई धंधे में 60% की प्रॉफिट होता है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे को हिसाब करने नहीं आता, हिसाब करने नहीं आता। सिर्फ ये है कि 100 दिए तो पैसा हमारे पास जो है बहुत कम है पैसा, तो 1 लाख डालता हूँ, 10 लाख डालता हूँ, तो समझ रहे हैं कि 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है और उम्मीद आपको पैसे की ज्यादा है। तो इसी तरह आप, और आगे चल के आपको थोड़ा बताता हूँ, पॉन्जी स्कीम्स। पॉन्जी स्कीम्स, ये फिगर्स जो है सो पार्लियामेंट में जो सबमिट किए हैं वो है ये फिगर्स, और ये पुराने हैं, जब से डिजिटल अरेस्ट आया हो उससे पहले के फिगर्स हैं ये, क्योंकि पार्लियामेंट में जो फिगर्स दिए हैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि 200 पॉन्जी स्कीम्स थे। फिगर देखिए आप, 14 लाख करोड़, 200 स्कीम 14 लाख करोड़। अब थोड़ा आगे जाके क्या करना चाहिए, अगर बचत करना है तो कैसे बचत करें और किस तरह होती है? 5 किस्म के लोग होते हैं। एक पहला वो होता है जितनी आमदनी है उसको खर्चा, जितनी आमदनी होती है उसका खर्चा पूरा कर लेते हैं और बचता बचाता कुछ भी नहीं। दूसरे वो लोग हैं जितनी आमदनी आती है उससे बढ़ के खर्चा करते हैं, और कैसे खर्चा है उससे बढ़ के लोन लेके, कार्ड के ऊपर लोन लेके, इस तरह से करते हैं। तीसरे ये है कि जितनी आमदनी आती है उसको पहला खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बच जाए उसको बचत में रखते हैं, मतलब है कि सेविंग्स अकाउंट वगैरह में रखते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बचत हो। चौथा वो है जो जितनी आमदनी आती है उसमें से कुछ बचत कर लेते हैं और उसके बाद खर्च करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन और अक्लमंद वो है जो जिसकी आमदनी हो उससे पहले इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें, उसके बाद में खर्च करें।
इस तरह पैसा बचता है। अगर आप सरमायाकारी नहीं करेंगे, खाली अगर खर्च करेंगे उसका अंदर बच जाए तो बचेगा नहीं, वो तो बचत रहेगी। एक, अगर आप जो काम करते हैं और उसका जो मुआवजा मिलता है या तनख्वाह मिलती है, अगर घंटे के हिसाब से 500 रुपये की अगर आप कमा रहे हैं, एक सुनिए, आप 500 रुपये कमा रहे हैं और एक घड़ी 10,000 रुपये की है, तो उसका मतलब है कि आपने 20 घंटे अपनी ज़िंदगी के उस एक घड़ी 10,000 रुपये का खर्च किया है। हम इस तरह सोचते हैं क्या? और एक जूता अगर 15,000 का खरीद लेते हैं, जाकर जो भी है ब्रांडेड जूता खरीदते हैं, तो उसका 15,000 का जूता खरीदने का मतलब ये है कि आपने अपने 30 घंटे जो कमाई में लगाए हैं वो उससे आपने जूता खरीदा है। गाड़ी चाहिए 1 लाख में, 8 लाख में बहुत कम की बात बता रहा हूँ, उसका मतलब कि 16 घंटे आपने जो कमाया है, 16 मेहनत करके जो कमाया है, उसको जैसे आप गाड़ी खरीदे, क्या आपको ज़रूरत थी गाड़ी की? बचत इस तरह होती है कि इस तरह सोचा जाए। अब लोग गलती क्या करते हैं, सरमायाकारी में गलती क्या करते हैं? एक ये, सबको जल्दी अमीर बनना है, सबको जल्दी लखपति बनना है, पैसा खरीद के इन्वेस्ट कर, पैसा लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे तो जल्दी पड़ेंगे पैसे। मालूमात सही नहीं करते, मालूमात सही नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, कंपनी के बारे में मालूम नहीं करते, जो कंपनी चला रहा है उसके बारे में मालूम नहीं करते, लेकिन लालच के अंदर पैसे कोई ज़्यादा देता है बोले तो वो अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कि बिल्डर की भी बता दूँ, मैं एक जहन में आ रही है, बिल्डर की भी बता दूँ, बिल्डर्स भी इस तरह बेचना शुरू करे हैं शरिया कि आप पैसे दिए और सूद नहीं देंगे हम आपको, आपको दूसरे महीने से किराया देंगे हम आपको। ज़मीन आई, परमिशन नहीं आया, दूसरे महीने से आपको किराया देना शुरू कर दिया, तो किराया है तो हलाल है, सूद लिए ना तो गलत है, किराया है तो हलाल है। ये है हमारा ख्याल। और सब्र नहीं है हमारे पास, सब्र नहीं है हमारे पास। पैसे आज डालते कब मिलेंगे मेरे को? मैं आपको जो वाक़ा सुना है, एक शख्स ने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला आपकी उम्र क्या है? उन्होंने बोले 32 साल है। तो मैं बोला आपकी ये उम्र पैसा जमा करने की है, ना कि पैसा निकालने की है। मेरी उम्र है पैसे निकालने की, जमा जो है, तो आपको निकालने के लिए जमा करेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी। और जो है इमोशंस जो है हमारे, उसको जो है सो हम मिक्स करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। कभी इमोशंस को और अपने जज्बात को इन्वेस्टमेंट के साथ कभी मिक्स नहीं करना। इसीलिए कहते हैं कि एडवाइज़र की ज़रूरत है। 3 गलतियां जो करते हैं हम, अगर आपको खर्च की अच्छी आदत डालना है तो क्या करना चाहिए? जो ज़रूरियात है और जो ख्वाहिश है, दोनों में फ़र्क समझना चाहिए। ज़रूरियात एक चीज़ है और जो ख्वाहिशात दूसरी चीज़ है। जब आपके पास जगह हो तो ख्वाहिशात कर सकते हैं, लेकिन जब तक जैसे आप ज़रूरियात के पूरी ना करें, ज़रूरियात को ज़रूरी है। दूसरा ये है, आपका जो भी खर्चा होता है लिख ले। हम लिखते नहीं हैं। अगर आप खर्चा लिखिए और 7 महीने के बाद आप देखें कि मैंने कहाँ खर्च हुआ मेरा पैसा, तो आपको समझ में आया कि बेजा खर्च कहाँ पर था, बेजा खर्च कहाँ पर हुआ मेरा। एक माँ ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे का रोज़ का जो है सो 150 रुपये बगैर दिए के घर से बाहर नहीं जाता। मतलब क्यों? उसको बाहर खाने के लिए चाहिए। अब आप देखिए 150 रुपये महीने 1.5 रोज़ का ले रहा है तो महीने को कितना ले रहा है। तीसरा, बस अच्छी चीज़ दिखी खरीद लिया। कोई भी चीज़ हो, शेयर में भी हो या कहीं पर भी हो, अच्छी चीज़ दिखी, बाजार में दिखी, दुकान में दिखी, खरीद लिया आपने। तो आपके पास आपके अखराजात को ट्रैक करना और जो सो अगर लिख के रखें तो जो सो ज़्यादा बेहतर। 3 जो गलतियाँ करते हैं लोग, वो ये है कि पहली गलती ये करते हैं कि जल्दी शुरू करना, मतलब ये कि कम उम्र से शुरू करना, जब आप कमाना शुरू करें जब शुरू करना। दूसरी ये है कि तवील मुद्दती सरमायाकारी न करना, तवील मुद्दती सरमायाकारी ना करना, ये गलती है हमारी। जो सब कहते हैं कि मैं 1 साल के लिए रखता हूँ, 3 साल के लिए रखता हूँ। क्यों रखते भाई 1 साल 3 साल के? नहीं, मैं 1 साल के बाद कभी भी जरूरत पड़ सकती। आपके बच्चों की शादी के लिए है क्या? बच्चों की शादी कब है? 7 साल है, 18 साल है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने हैं? 12 साल है। लेकिन जहन में हमारा बना हुआ है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में चाहिए। जब आपकी ज़रूरियात लंबे हैं और तवील अरसे तक रखे तो ही पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है। पाबंदी के साथ नहीं करते। जब पैसे बच जाए तो कहते 1 महीना बचा, दूसरे महीने नहीं बचा। पाबंदी से होना चाहिए।
जब आपके काम करने वाली जो पैसा हर महीना पाबंदी से लेती है, आप लाइट की बिल पाबंदी से लेती है, तो क्या आप सरमायाकारी भी पाबंदी से करते हैं क्या? सुनते, ये है फर्क। हर हिंदुस्तान में कहां पर है पैसा, सबका सरमायाकारी कहां है? 50 से ज्यादा फीसद जो है सो रियल एस्टेट के अंदर है, जमीन के अंदर, फ्लैट के अंदर, इस तरह है। गोल्ड के अंदर 15% है, इक्विटी के अंदर खाली 4 से 5% है, और उसमें भी दूसरों की सब की बात बता रहा हूं, मुसलमानों की बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो अगर आपके रियल एस्टेट 50% आपका सरमाया अगर रियल एस्टेट में है, तो हर कोई समझता है कि रियल एस्टेट जो है सबसे अच्छी चीज़ है, उसमें बढ़ता है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सबसे बड़ा सरमायाकारी के लिए बड़ा पैसा चाहिए। दूसरा यह है कि उसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस भी होता है। तो आपके यहां पर शरिया कहां पर है? ठीक है, तो अगर आप 1 लाख की अगर जमीन खरीदते हैं, 40,000 के अंदर आप रजिस्ट्री करते हैं, 60,000 आप किराया कैश में देते हैं। उसके बाद में उसका किराए के लिए, बल्कि बुढ़ापे के वक्त किराए की जो सहूलत होती है, बोले किराया जो आता है ज़मीन का, किसी भी हिसाब से कर लें, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं यकीन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किराया जब आप बिल्डिंग खरीदते हैं और किराए की जो सो रेगुलर इनकम के लिए जब सोचते हैं, तो 3% से बढ़ के नहीं होती। अगर रेसिडेंशियल हाउस रहा, रेसिडेंशियल हाउस अगर आप मकान किराए पे दे के मैं किराए पे रहूँगा बुढ़ापे में बिल्कुल है, तो 3% रिटर्न आता। ख्याल रखिए, 3% का आगे जाके फिर बताऊँगा। और अगर किराया और बेचे से मुनाफा दोनों मिलाए तो 9% से ज़्यादा नहीं होता। शायद इससे पहले भी करा, लेकिन फिर दोहराता हूँ मैं, मेरी इस तजुर्बे के अंदर मुझे एक शख्स नहीं मिला जिसने कह सका कि मैं प्रॉपर्टी के अंदर खरीदा और महीने में मेरे को, सॉरी, साल का इतना रिटर्न मिला। एक शख्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो यही कहते हैं कि मैंने 40 लाख में खरीदा था, 1.5 करोड़ हो गया 18 साल में। मैंने 1 करोड़ में खरीदा था, 4.5 लाख करोड़ हो गया। लेकिन महीने का, साल का हिसाब करके नहीं बता सकता वो कि मेरे को साल का कितना मुनाफा मिला। ठीक। तीसरा, टाइटल का प्रॉब्लम, कागजात सही है नहीं है, कब्जे का प्रॉब्लम। मेरे जैसे लोग जब उम्र में आ जाएं तो आप अपनी प्रॉपर्टी संभाल सकते हैं क्या? बच्चे को देख सकते हैं क्या प्रॉपर्टी? अगर मैं कल ना रहूं तो जो सो हमारी औरतें देख सकते हैं क्या? जहां पर पैसा फौरी मिल सकता है क्या? अगर फर्ज करिए खुदा न खास्ता कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो क्या मेरे को 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पैसा मिलेगा क्या? घर खरीदना जरूरी नहीं है। जब पैसा हो आपके पास तो खरीदें, जरूर खरीदें, वरना किराए के मकान में रहना ज्यादा बेहतर है। वही पैसा अगर आप सरमायाकारी में लगाएं या म्यूचुअल फंड में लगाएं, या मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, सरमायाकारी अगर करें आप, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्या हमने ये चीजें सोची है अभी तक? ये हमारे पास सोच नहीं है। ये 4 असासे कहते हैं ना, एसेट्स को असासे कहते हैं। 4 असासे हैं जहां पर हम ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1-2 मिनट के लिए हलाल हराम छोड़ दें और आप देखें कि फिक्स डिपॉजिट या बैंक में रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6%, 7%। ये 6%, 7% महंगाई के बराबर होता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा मुनाफा नहीं। दूसरा यह है कि सोना हर वक्त महंगाई से 1.5% ज्यादा देता है। एक एवरेज बता रहा हूं मैं, तवील मुद्दत के लिए। तीसरा, रियल एस्टेट में मुनाफा और किराया दोनों मिला के आपको 9% से बढ़ के नहीं मिलता। कोई एक आध हो सकती है, शमशाबाद में मैं पहले खरीद लिया तो जो सो आपकी बढ़ गई या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अक्सर प्रॉपर्टीज में नहीं आता है। दूसरे अलग है, मतलब कब्जा वगैरह सो भी समझो उसके साथ। ये एक शेयर मार्केट है जहां पर आपको महंगाई से 7% बढ़ के मुनाफा मिलता है, और ये एवरेज है। अगर महंगाई 6% है तो आप 12-13% की उम्मीद रख सकते हैं। अब शेयर मार्केट में अगर आप जाएं तो सारे शेयर मार्केट में जो भी ट्रांसैक्शंस होते हैं सही नहीं है, लेकिन वो एक मार्केट या एक जरिया ऐसा है जहां पर आपको बगैर किसी कानूनी तरमीमी के, बगैर किसी उसके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे को हुकूमत से कोई इजाज़त लेने की या तरमीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग, आपको अभी बताया कि 4% इक्विटी में रहते हैं, हमारे लोग को तो कोई गिनती नहीं है। अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 40% तक होता है। तो जहां हमारे को शरियत तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश है, हम वहां नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कैसा करते हैं देखेंगे आगे। अब ये थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन देख रहा हूं
कि आप फिक्स डिपॉजिट का अगर आप देखें तो बैंक में पिछले 5 साल में 7% का रिटर्न मिला है। पिछले 5 साल में 7% के करीब, 7, 6.5, पौने 7। सोने के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 11.5% मिला है, पिछले 10 साल के अंदर 9.5% मिला है, और पिछले 20 साल में 10.20। तो क्या सोना फिक्स डिपॉजिट से बेहतर नहीं है? हमारा कितना पैसा है बैंक में? हम क्या करते हैं बैंक में पैसे? इंटरेस्ट लेते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट निकाल के दे देते हैं बगैर सवाब की नीयत से। लेकिन आपके 100 रुपये की वैल्यू हर साल 6% महंगाई की वजह से घटते जा रही है। तो 100 रुपये का मतलब यह है कि एक साल खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू 94 रुपये हुई। तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं किया। तो गोल्ड बेहतर है फिक्स डिपॉजिट से। सिल्वर में अगर देखें तो 12%, 7.5%, 18%, 8% वगैरह। म्यूचुअल फंड में देखिए आप 20%, 13%, 16%। कहाँ है हमारा पैसा? कहाँ है? ये शेयर मार्केट के अंदर जो इंडाइसेस होते हैं, जहां पर क्या बोलते हैं, बैरोमीटर की तरह, टेम्परेचर की, थर्मोमीटर की तरह, जहां पर देखा जाता है कि मार्केट कैसी चढ़ी उतरी है, तो 4 इंडेक्सेस है। तो 4 इंडेक्सेस के अगर आप रिटर्न देखें अगर, तो आप पिछले एक साल में 20%, खाली फिगर्स देखिए आप, 20%, 21%, 17%, 24%। पिछले 2 साल का देखें तो 15.5%, 14%, 11, 17। फिर भी हम नहीं है वहां पर। पैसा कहाँ है सर? ये पैसा कहाँ है हमारे पास? जो नौजवानों का पैसा है कहाँ पर है? वो शेयर मार्केट में है। करते क्या है? ज्यादा तिजारत करते हैं सीखने के लिए, तिजारत करते हैं। 50,000 है तो आप 50,000 स्टॉक्स खरीद लें, कल बढ़ जाएगा तो डबल हो जाएगा, मैं खरीद दूंगा या बेच दूंगा। रिसर्च सेबी की रिपोर्ट है कि पिछले 2024 के अंदर जो नुकसान उठाया है लोगों ने ट्रेडिंग कर कर, या 63,000 करोड़, 63,000 करोड़। और इनकी होल्डिंग पीरियड यानी खरीद के कितनी देर के बाद बेचे हैं, वो किसी का हो सकता है 1 महीने के बाद, 15 महीने के बाद, लेकिन एवरेज निकाला जाए तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर लोग बेच देते हैं शेयर्स। तवील मुद्दत की कहां पर हुआ इन्वेस्टमेंट? और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये ज्यादातर 35 साल की उम्र के कम है, 35 साल से उम्र के कम है। ये है रिपोर्ट जो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका हल क्या है? अगर स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि हमारे मुल्क के अंदर जहां पर शरई की बात होती है कि कौन शरिया कंप्लायंट है, कौन शरिया कंप्लायंट नहीं है, तो ये किसका काम है? ये काम है कंपनीज का, उन कंपनीज का जो अपने बोर्ड के अंदर उलमा को रखते हैं, स्कॉलर्स को रखते हैं, मुफ्तियान अकराम को रखते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं। एक ज़माने तक सिर्फ एक कंपनी थी, तासीस, जो आपने सुना होगा कि टाटा एथिकल फंड, तासीस ने सर्टिफाई किया है। उसके बाद में कई कंपनीज आए, बहुत सारे लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं, गलत बेच रहे हैं मार्केट में। क्योंकि मैं तजुर्बा, इतने साल का तजुर्बा है, मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है कि बड़े बड़े कंपनीज हम लोगों को बगैर सर्टिफिकेट के, क्योंकि अब चलना, जैसा बताया तो 2008 के अंदर कोई पूछने वाला नहीं था। 2008 के अंदर जब मैंने किया था, मैं फिर दोहराता हूँ, बोले कि यहाँ पर फसाद हो जाएगा, तुम क्यों इस्लामिक फाइनेंस की मीटिंग रखें। और आज 2024 में बड़े बड़े कंपनीज हजारों करोड़ के हम लोगों को मिस सेलिंग कर रहे हैं, नाम लेके शरिया और एथिकल, ब्रैकेट्स में शरिया लिखते हैं। अगर उनसे मैं पूछा कि शरिया कैसे हुआ, तो हम कंपनी में नहीं डालते, बैंक में नहीं डालते। तो बताना यह है कि हमारे को उलमा की भी जरूरत है, कंपनीज की भी जरूरत है, और जैसे शरिया बोर्ड की भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह शरिया कैप के यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और मैंने पिछले 2 म्यूचुअल फंड जो आए हैं, टॉरस और क्वांटम, ये शरिया कैप ने इसका सर्टिफिकेट दिया है, और जो तासीस है उसका सर्टिफिकेट मौलाना खालिद सैयद रहमान साहब जो हमारे आज बीच बैठे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। इसके अलावा एक इस्लामिकली कंपनी भी है। लेकिन एक कंपनी से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा काम बाकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उलमा से भी कि आप लोग इसको समझें, उसके बाद में फिर दूसरों को रहबरी भी करें। हम 25 साल से रह के हम बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि लोग हमारी बात नहीं सुनते,
आप लोगों की सुनते, उलमा की सुनते, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम थोड़ा बहुत समझे। यहां पर एक बात बताऊं, कल ही मौलाना खालिद सिरपानी साहब ने बुलाया मुझे और बताया कि हमारे महाद के अंदर आप जो है सो मुफ्तियान कराम जो तलबा है उनसे बात करें। बड़ी खुशी हुई मुझे, जब मैं सिर्फ 15 मिनट बात किया उनसे, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जो सवालात उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ करें कि ETF क्या होता है, ये है ना, म्यूचुअल फंड के अलावा क्या होता है, तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं कि मैं खुद दंग रह गया था। मैं तो फिर अंदाज़ा भी नहीं किया था। अब शौक़ हो रहा है मुझे कि इस मदरसों में मैं जाऊं, मुझे जो मालूम है मैं उनसे बात करूं, उनसे जो नॉलेज मुझे सीखना है मैं सीखूं, और ये जो ब्रिज है हम बीच में जो गल्फ के जहाँ पैदा है उसको ब्रिज करूं। बस यही चीज़ है हमारे पास। और बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज आए हैं जो कहते हैं कि ये कंपनी शरिया कंप्लायंट है। इसमें ऐसे लोग हैं जो IT कंपनीज के हैं, IT के हैं वो, और वो अपनी लिस्ट बना लिए। मेरा ख्याल ये है कि शरिया बोर्ड के बजाय जहां पर शरिया बोर्ड ना हो वहां पर आप जब तक शरिया कंप्लायंट नहीं माने, जब आप मानेंगे ये और एक दूसरे की जो है सो मुखालिफत न करें। मैंने जो सीखा है मैं आपसे बताता हूं, थोड़ी बहुत सीखी है मैंने। कोई आलिम का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कोई भी आलिम हो। हम आलिम नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं, मगर आलिम के पास इल्म होता, वो वारिस है, उनकी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकती है कभी कुछ समझ में आ, कोई अलग हो सकती है। एक आलिम हो सकता है जो उसको फाइनेंस में नहीं मालूम है, तो वो आलिम है, तनकीद न करे, लेकिन बेहतर यह है कि कोई शरिया बोर्ड हो। एक शरिया बोर्ड के बाद 4 शरिया बोर्ड हो सकते हैं, दोनों में फर्क हो सकता है। वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स जो बात करते हैं आज, मैं एक वाक़ा सुनाता हूं। एक TCS कंपनी शरिया कंप्लायंट है, हर अच्छे पोर्टफोलियो में है, टाटा में भी है, हो सकता है टॉरस में भी है, हो सकता है क्वांटम में भी आए। लोग ये बात करते हुए पूछा लोगों से, क्या आपको TCS से क्या प्रॉब्लम है? तो बोले TCS को जो है ना, वो इटली में कहीं जैसे उन लोगों की कंपनी है, वहाँ से उन लोगों की जैसे इनकम आ रही है, तो इसलिए शरिया कंप्लायंट नहीं है। तो बताइए, आप टाटा लोगों को बताइए कि TCS निकाल दें उनके पोर्टफोलियो में से, हम जैसो इन्वेस्ट करेंगे। तो बोला TCS निकाल दें, लेकिन आप टाटा में करेंगे इन्वेस्टमेंट। बेटा नहीं चाहिए मगर बाप चाहिए। हमारी सोच देखिए, हम जब तक अपने आप को समझते हैं कि आलिमों से ज्यादा हमारे पास नॉलेज है। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले इतना समझ लें कि मुख्तसर सा मैं आपको बता के जाता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें से पेपर में पढ़ा हूं। म्यूचुअल फंड एक सरमायाकारी का जरिया है जो मुताद्दिद सरमायाकारों से रकम इकट्ठा करता है ताकि स्टॉक, बॉन्ड्स या दीगर सिक्योरिटीज की मुतनौ पोर्टफोलियो को खरीद सके। फंड के बयान करवा हिकमत अमली के मुताबिक ये इनफरादी सरमायाकारों को पेशा मुंजिम पोर्टफोलियो तक रसाई हासिल करने और स्किल्स की मईशतों से फ़ायदा उठाने का मौका देता है। माफ़ी चाहता हूँ, बुजुर्गान बैठे, उर्दू कमज़ोर है, लेकिन कोशिश है मेरी कि समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए दूसरी तरीके से, म्यूचुअल फंड मुजारबा के मुआहदों को इस्तेमाल करते हैं ताकि सरमायाकारों से सरमाया जमा कर सके और शरिया के मुताबिक असासों के मुतनव्वो पोर्टफोलियो में सरमायाकारी की जा सके। इस तरतीब में सरमायाकार रासुल माल होता है के तौर पर काम करता है, रासुल माल के तौर रब्बुल माल के तौर पर काम करता है और फंड मैनेजर मुजारिब के तौर पर काम करता है। सेंसेस का किरदार सिर्फ वकाला का है। जब आप म्यूचुअल फंड या कोई इन्वेस्टमेंट हमारे सेंसेस से करते हैं तो सेंसेस को आप पैसे नहीं देते हैं, पैसा हमारे पास नहीं आता है। आप डायरेक्ट आपके अकाउंट में से म्यूचुअल फंड में जाता है, हमारे अकाउंट में नहीं आता है। हम आपकी रहबरी करते हैं। हम रहबरी इतना सब मालूम करने के बाद, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बाद, मालूमात करने के बाद और शरिया कंप्लायंस है ही नहीं देखने के बाद हम आपको लेके आते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हम क्यों करते हैं? छोटी सी फीस मिलती है। वो फीस कितनी है ये भी बता दूं मैं, 1 लाख के ऊपर साल भर के ऊपर 800 रुपये मिलती है।
अगर आप 1 लाख जमा करें तो साल भर के बाद हम लोग को 800 रुपये मिलती है। तो पैसा हमारे पास नहीं होता है। ये फ़र्क है हमारी कंपनी में और दूसरी कंपनियों में। कम से कम सरमायाकारी यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हैं और तवील मुद्दत के हो तो बेहतर है। ये पैसा फंड, म्यूचुअल फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करता है? बड़ी बड़ी कंपनियों में करता है, जैसे आपने स्क्रीन पे देखा है TCS है, एशियन पेंट्स है, वगैरह वगैरह। जब आप प्राइवेट किसी के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ करते हैं? एक 400 फीट की मलगी के अंदर, या एक सुपरमार्केट के अंदर जो किसी और का है। तो वो उसकी सरमायाकारी कितनी होती है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 10 करोड़ भी नहीं होता। और ये कंपनी है लाखों करोड़ों की, एक ही कंपनी जैसे लाखों करोड़ की, उसका भी कोई शरिया कंप्लायंट है ही नहीं है, देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अब रहा ये कि म्यूचुअल फंड के अगर आप आएँ, अगर ये बहुत समझ जाएं कि आप म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट कर रहे हैं सेंसेस के साथ, तो सेंसेस को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ कमीशन मिलता है। हिंदुस्तान में तकरीबन 66 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। 44 या 45 कंपनीज हैं जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। तकरीबन 2500 के करीब स्कीम्स हैं और शरिया कंप्लायंट के 3 म्यूचुअल फंड्स की, सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है 2500 स्कीम्स में से। और इस 3 स्कीम्स में कितना पैसा है आप देखिए। टाटा एथिकल में 3288 जो 1996 में शुरू हुआ था, टॉरस जो 2009 में शुरू हुआ था 263, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटम जो पिछले महीने में लॉन्च हुआ है उसके 53 करोड़। 66,000 करोड़ कहाँ पर है और ये 3,000 करोड़ कहाँ पर है? इन 3,000 करोड़ में से भी जेन्स का पैसा है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, जेन्स का भी है, दूसरे भी है। तो हमारी सरमायाकारी कहाँ पर देखें? गोल्ड फंड्स 11 गोल्ड फंड्स हैं जो शरिया कंप्लायंट है। हर गोल्ड फंड शरिया कंप्लायंट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कभी कैश होता है, कैश की अगर जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर शरिया कंप्लायंट नहीं हो सकता। या अगर उन्होंने सोना किसी को रहन रखा है, रख के जो से इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए बाज़ वक़्त इजाज़त देती है कि म्यूचुअल फंड का सोना कहीं पर रखा जाए, तो अगर उस करीब में शरिया कंप्लायंट नहीं होता है। टैक्स सेविंग्स फंड कोई नहीं है हमारे पास। हर किसी के लिए अगर आप पैसा डालेंगे तो टैक्स सेविंग्स फंड भी आएगा इंशाल्लाह। एक्सचेंज रेटेड फंड्स 2 है। स्टॉक्स जो है तकरीबन 2283 के करीब शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स है जो शरिया बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, और डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूमात नहीं है। ओके, यहां पर अब कितना रिटर्न कितना मिलेगा हमें अभी कैलकुलेट करके देखिए। 60,000 60% हुआ। उम्मीद क्या रखना चाहिए? ये टेबल पर आप देखिए कि पहला जो है सो 5 साल के लिए अगर आप रखें तो 12% के करीब मिला है, यानी एक इन्वेस्टमेंट 5 साल के रखे तो 12% मिला है। 10 साल के लिए रखे तो 12.7% मिला है। इसी तरह आप देखते रहें कि 12 और 15% के बीच में हर वक्त रिटर्न मिला है पिछले 40 साल में। तो अगर स्टॉक मार्केट में 40 साल के अरसे में हर साल का 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल में अगर 12 से 15% मिला है, और जो मैं बताया आपको कि महंगाई से 7% बढ़ के दिया है और वो सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो फिर आपको अगर इस 12 और 15 से ज़्यादा अगर कोई दे रहा है तो समझ जाना है कि ये खतरे की घंटी है। समझ जाना है कि घंटे की वो उनके पास लाइसेंस हो सकता नहीं हो सकता। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में है, सेबी का परमिशन है, सेबी का लाइसेंस है। ये चीज़ करके आप म्यूचुअल फंड जो सबसे आसान तरीका है वो जमा करें। दूसरा सवाल, अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो कितना खतरा है पैसे का? मेरे पैसे का कितना खतरा है, कितना कम हो सकता है? बगैर, जैसे परसों स्टेज के पर मौलाना गयास रशादी साहब ने बहुत अच्छा कहा, स्टेज के पर नहीं कहीं बात हो रही थी तो बहुत अच्छा कहा, जुमला बहुत पसंद आया मुझे। अगर हलाल रिस्क चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, बगैर रिस्क लिए कि आपका कोई दूसरा हलाल चीज़ नहीं होती है। तो रिस्क कितना होता है? पहला ये देखिए, इसमें एक वक्त के सरमायाकारी 2017 में किसी ने की। ग्राफ को देखिए, ब्लू जो है सो लाइन जो है वो इन्वेस्टमेंट है और ग्रीन लाइन जो है वो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। तो 2017 में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके बाद में आप 2018 से लेके 20 तक देख सकते हैं कि पैसा नहीं बढ़ा। 2018 से 20 का मतलब ये है कि 2 साल तक
2 साल के बाद पैसा बढ़ना हुआ। तो अगर आप 2 साल के कम मुद्दत के लिए रखेंगे तो हो सकता है पैसा थोड़ा बहुत कम हो। यहां पर एक छोटी सी लाइन भी देखें आप, जो ब्लू लाइन से नीचे गई है, वो है 2020 का। सबको याद है 2020 क्या हुआ था? कोविड हुआ था। कोविड के वक्त वो थोड़ा सा नीचे गया और 3 महीने के अंदर वापस पलट के नहीं आया, बल्कि उससे 25% ऊपर गया। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखें तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन पैसा जब चाहे जब मिल सकता है, उसमें कोई नहीं है। 1 साल से पहले निकालेंगे आप तो 1% पेनाल्टी है, वरना 1 साल के बाद कोई पेनाल्टी नहीं। कम से कम 500 रुपये रख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा एक मिसाल दे रहा हूं। एक मुश्त जब टॉरस म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, किसी ने उसी एनएफओ के टाइम पे जब लॉन्च हुआ था 25,000 जमा किए 2009 में। पैसे निकाले नहीं, डाले नहीं, आज उसकी वैल्यू 3,15,000 है। तो आप देखिए उसको, ग्राफ को अगर देखें आप, लंबे मुद्दत तक रखें तो किस तरह बढ़ता है पैसा, रिस्क कितना कम है। तीसरा एक बता रहा हूं, 2004 में इन्होंने इन्वेस्ट किया और 2004 में इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो 2004 से लेके 9 तक कितने साल हुए? 5 साल। तो 5 साल तक पैसा नहीं बढ़ा, उसके बाद में पैसा कम नहीं हुआ, बढ़ते ही रहा। तो इन बुनियादों के तौर पर हम ये कहते हैं कि कम से कम आप जब पैसे सरमाया करते हैं तो 5 साल की मुद्दत रखा करें जहन में। अब 5 साल के लिए जो ज़रूरियात है आपके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, बच्चों के अगर छोटे हैं उन लोगों के बच्चों के लिए शादी के लिए चाहिए, तो 5 साल का अरसा तो है, तो लंबे अरसे के लिए रखें, रिस्क कम होता है उससे। एसआईपी का मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें एक आदत पड़ती है कि एक रकम जो आप हर महीना जमा करते रहें, और अगर उसमें जमा करें तो ये 25,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 साल तक हर महीना 25,000 डालें तो 53 लाख होता है। और अगर इसी को 15 साल तक रखें आप मुसलसल तो 1.13 होता है, और 20 साल में 3.82 करोड़ होता है। ये टाटा एथिकल फंड जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न है। यहां पर देखें आप टाटा एथिकल फंड का कि 1 साल, 3 साल और 15 साल में 5 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक में जैसे भी आप एसआईपी कर सकते हैं, जैसे कोई अच्छी कंपनी है एसआईपी, हर महीना एक स्टॉक खरीद लें आप, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर आप एक मुश्त पैसा रखें और महीने को आमदनी करना चाहें तो वो भी मुमकिन है, यहाँ पर उसका भी सोल्यूशन है। लेकिन हर चीज़ का हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड जो एसआईपी भी हो सकता है, एसडब्ल्यूपी भी हो सकता है, हल हो सकता है हर चीज़ का। इन सब चीज़ों की मेहनतों के बाद हमने ये सोचा कि मुसलमानों को आसान करने के लिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आसान करने के लिए, और कहीं पर गलत म्यूचुअल फंड्स या कहीं पर बुरी नज़र न पड़े जहाँ पर हराम चीज़ है, इस नीयत से हमने बड़ी कोशिशों के बाद एक ऐप बनाया है जिसमें सिर्फ हलाल या शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स आपको दिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका हमने लॉन्च कर रहा है और आपके सामने बताने का मकसद ये है। इसमें एक टूल है कि आप जैसे हिसाब कर सकते हैं कि ये ऐप हमने बनाया है जिसमें 3 म्यूचुअल फंड, 11 गोल्ड फंड और 3 और 4 सिल्वर फंड्स है। तो इसमें आप इस ऐप के अंदर सिर्फ हलाल म्यूचुअल फंड देखेंगे, आप खुद काम कर सकते हैं। रहबरी चाहिए तो हमारे से भी रहबरी ले सकते हैं। मकसद बताने का ये है कि सेंसेज को प्रमोशन से पहले आपको आसानी करके किस तरह आपके पास सरमायाकारी के जरिए लेके आए, ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं। आसानी के साथ इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे।